सुपर 4 के अपने पहले मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने की खराब गेंदबाजी, नतीजा हाथ से निकल गई सुपर 4 की पहली बाजी। नमस्कार, रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे भारतीय गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन की, क्योंकि 182 रन अगर भारतीय टीम बना रही है, विराट कोहली अर्धशतक लगाते हैं, अच्छी शुरुआत मिलती है, तो इस बात की उम्मीद भी की जाती है कि भारतीय गेंदबाज अपने बल्लेबाजों की मेहनत को जाया नहीं होने देंगे। कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जहां पर भारतीय टीम मैच को अपने पकड़ में ले सकती थी, गिरफ्त में ले सकती थी, लेकिन खराब गेंदबाजी, खासतौर से 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरह की गेंदबाजी की, जिस तरह से अर्शदीप सिंह ने एक आसान सा कैच छोड़ा और उसके बाद हार्दिक पांड्या की पिटाई जिस तरह से हुई, और सबसे बड़ी बात, दीपक हुड्डा को एक बार भी गेंदबाजी नहीं कराई गई। छठे गेंदबाज के तौर पर उनको टीम में शामिल किया गया था। कई ऐसी गलतियां थी जिससे सीख भी लेने की जरूरत है। इस टूर्नामेंट में पहली हार जरूर मिली है भारतीय टीम को, और एशिया कप में 8 साल के बाद पाकिस्तान भारत से मैच जीतने में कामयाब रहा। और टी20 फॉर्मेट की बात करें तो ये 11वां मुकाबला था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जहां पर ये सिर्फ तीसरी जीत मिली है पाकिस्तान को। पूरा श्रेय यहां पर जाता है जिस तरह से रिजवान और नवाज के बीच में एक तेज तर्राक साझेदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहा। भारतीय टीम की गलतियों पर बातचीत करेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने फाइट बैक किया उस पर भी बातचीत करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल हमारे साथ इस समय जुड़ चुका है। स्टूडियो में हमारे साथ सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी हैं, साथ ही रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। राजकुमार सर, चर्चा की शुरुआत अगर आपसे करें, 19वां ओवर बहुत भारी पड़ा और 19वें ओवर से पहले जिस तरह से कैच छूटा अर्शदीप सिंह से, पूरा मैच एक तरह से कहा जाए हाथ में आई बाजी आपके हाथ से निकल गई। बिल्कुल राजीव, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, वो थोड़ा इजी ले गए मुझे लगता है अर्शदीप सिंह उस कैच को, क्योंकि एक आसान कैच था। लेकिन कैचेस मैच में छूट जाते हैं, उसको आप ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। मैचेस में ऐसे कैचेस कभी कभी छूट सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे इतना आसान कैच छूटना थोड़ा सा सरप्राइजिंग ज़रूर था। उसके बाद जो 19वां ओवर घटा है वो काफ़ी ख़राब था, जब भुवनेश्वर कुमार जो हमारे सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं, उन्होंने जिस तरह की लेंथ बॉल्स उस स्टेज पर डाली जब 27 रन चाहिए थे और 19 रन उन्होंने दे दिए, तो वो एक बहुत ख़राब बात रही इस मैच की, क्योंकि उस समय तक लग रहा था कि भारत कंट्रोल में है इस मैच के, और पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि भारत ये मैच जीत जाएगा। 2 ओवर में 27 रन बनाना, और ये लग रहा था कि एक ओवर भुवी का है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे एस बॉलर हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ही 19 रन दे दिए उस ओवर में। तो फिर अर्शदीप के लिए सिर्फ 7 रन बचे थे। उन्होंने भरपूर अपनी कोशिश की, लेकिन एंड में पाकिस्तान ने शानदार बल्लेबाजी करके मैच जीत लिया। सबा भाई, टर्निंग पॉइंट क्या लग रहा है आपको इस मैच का? जिस तरह से मैच हाथ में आया, निकल गया, शुरुआत में बाबर आजम आउट हुए तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान शायद इस मुकाबले में ठहर पाए। कहां से आपको लग रहा है टर्निंग पॉइंट हुआ? नवाज का बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आना, 19वें ओवर में जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार ने खराब गेंदबाजी की, या वो कैच जो अर्शदीप सिंह ने छोड़ा? कई सारे फैक्टर्स होते हैं राजीव, पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगेगा मोहम्मद नवाज का नंबर 4 पर आकर बल्लेबाजी करना और 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ वो 40-42 रन जिन्होंने बनाए और जो साझेदारी उन्होंने निभाई मोहम्मद रिजवान के साथ, वो बहुत बड़ा कारण रहा है इस जीत का। एक समय तो ऐसा था कि पाकिस्तान को 5 ओवरों में, जब वो 16 ओवर शुरू हुआ, तब सिर्फ पाकिस्तान को 48 रन चाहिए थे और उनके पास हाथ में थे करीब 8 विकेट। वहाँ से 16 ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने मोहम्मद नवाज का विकेट लेकर एक तरह से भारत ने कमबैक किया, पर अंतिम के 2 ओवर या फिर जो 19वां ओवर की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ही महंगा ओवर घटा। 19 रन दिए भुवनेश्वर कुमार ने, और उसके पहले जो वो कैच छूटा अर्शदीप सिंह द्वारा, वहाँ पर वो जो कैच छूटा वो आसिफ अली का था। उस समय दोनों खुशदिल शाह और आसिफ अली स्ट्रगल कर रहे थे बड़े शॉट लगाने के लिए, और अगर वहाँ पर वो विकेट गिर जाता तो फिर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कठिनाई होती पाकिस्तान को इस मैच जीतने में। पर अंत में मुझे लगा सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा राजीव कि भारत ने आज सिर्फ 5 बॉलर के साथ मैदान में उतरे थे। 6 बॉलर के रूप में उन्होंने दीपक हुड्डा को रखा था, जिसका एक भी ओवर आपने इस्तेमाल किया नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम एरिया रहा भारत के लिए। और इसके पहले जो भी भारत मैचेस जीतता आ रहा है, वहाँ पर 6th बॉलर की जो भूमिका है वो हार्दिक पांड्या निभाते हैं। आज भारत ने उस हिसाब से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया था और हार्दिक पांड्या को एक 5th बॉलर के रूप में उन्होंने खिलाया, जो कि ये जो मूव है भारत का वो सही साबित हुआ नहीं भारत के लिए। बिल्कुल रितेंद्र, हम इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि आप अगर हार्दिक पांड्या को तीसरा सीमर समझ रहे हैं तो शायद बड़ी गलती आप कर रहे हैं। और टॉस के समय भी हमने चर्चा की थी कि एक गेंदबाज हम कम खिला रहे हैं और आवेश खान
क्योंकि बीमार हो गए, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप तेज गेंदबाज कोई खिलाएं, बड़ा फर्क डाल गया। हालांकि अगर हम बात करें जो मैदान के अंदर गेंदबाज थे, 4 ओवर में 44 रन हार्दिक पांड्या ने दिए और 4 ओवर में 43 रन यजवेंद्र चहल ने। पूरी कहानी इन्हीं गेंदबाजों की पिटाई के इर्द गिर्द घूम रही है अब। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, ये बहुत ही हल्की परफॉर्मेंस है और ये वो टीम ने परफॉर्मेंस दी है जो फॉर्म में है, जिसकी तूती बोल रही है। इतने रन बना के अगर वो रन चेज हो जाते हैं तो वो दर्शाता है कि कितने लूप होल्स थे आज। सबसे पहले देखिए, सिलेक्शन जब हुई इस टीम की, सब बात कर रहे थे कि चौथा फास्ट बॉलर कहाँ है, आप 3 फ्रंट लाइन सीमर्स भेज रहे हैं, बट वेयर इज द 4th वन। तो आज उसकी कमी खली है। तीसरे सीमर हार्दिक पांड्या थे और युजवेंद्र चहल क्या कर रहे थे 15वें ओवर में, मुझे तो समझ नहीं आती। ऐसी पेडेस्ट्रियन बॉलिंग जहां पे 15 रन उन्होंने खाए और वहां से मैच खुल गया। आप एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ट्रैजेक्टरी फ्लैट भी करनी पड़ेगी। अगर आप फ्लाइट कर रहे हैं तो कहीं अगर आपको स्ट्रेंथ है, यू गॉट टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट वहां से बहुत रन निकल गए और हार्दिक पांड्या ऐसा लग रहा था वो पिछले मैच के मोड में है, जहां पे विकेट बहुत बाउंसी था, स्पॉन्जी था और मदद मिल रही थी। अपनी लेंथ ढूंढ ही नहीं पाए आज। और अगर भुवनेश्वर कुमार की बात करें, 19वें ओवर में यॉर्कर शायद वो भूल ही गए, उनको समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। प्रेशर रियली टुक टू हिम। और अर्शदीप का कैच नहीं, वो तो बहुत पेडेस्ट्रियन एक मूवमेंट थी, वो कैच होना चाहिए था। तो ऐसी परफॉर्मेंस जो आज भारत ने दी है, मुझे लगता है आज की रात, आज की शाम भारत भूलना चाहेगा, बिकॉज दिस इज अनडाउटेडली वन ऑफ द वेरी वेरी वीक परफॉर्मेंसेस एवर बाय टीम इंडिया। और ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ने भारत से काफी कुछ सीखा सबा भाई, क्योंकि पहले मैच में रवींद्र जडेजा प्रमोट होकर आए, उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया। अब पाकिस्तान के लिए नवाज को प्रमोट किया गया और उन्होंने मैच जिता दिया। ये लेफ्ट हैंडर्स का जो लग रहा है एक चल रहा है बहुत, कभी वो पाकिस्तान को जिता दे रहा है, कभी हिंदुस्तान को। हाँ, मैं मोहम्मद नवाज़ के बारे में पढ़ रहा था। पहले वो एक प्रॉपर बल्लेबाज थे और उसके बाद उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिन करना शुरू किया और वो हमें आज देखने को मिला। एक बहुत ही शानदार मूव रहा बाबर आजम द्वारा कि उन्होंने मोहम्मद नवाज़ को ऊपर भेजा और बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी की। 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, उसके साथ साथ गेंदबाजी आज उनकी अच्छी रही। तो ये बहुत ही शानदार मूव रहा भारत के लिए। मुझे ये भी लगा कि एक फेज़ था जब भारत बल्लेबाजी कर रहा था, जहाँ पर जिस तरह से आज मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान दोनों स्पिनर्स ने जिस तरह की गेंदबाजी की, वो जो 8 ओवर उन्होंने डाले वो काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती रहे। वहाँ पर विकेट भी लिया। भारत की तरफ अगर हम देखेंगे, हमारे जो 2 मेन स्पिनर्स हैं उनमें से रवि बिश्नोई ने अच्छी गेंदबाजी की, पर युजवेंद्र चहल आज महंगे साबित हुए, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस जीत में। पर अंत में बधाई पाकिस्तान को, जिस तरह से उन्होंने फाइट बैक किया, जिस तरह से कम बैक किया। बाबर आजम का विकेट गिरने के बाद भी वो मैच में बने रहे। मोहम्मद रिजवान ने पूरी की पूरी पारी को कंट्रोल किया और बेहतरीन तरीके से फिनिश किया पाकिस्तान में। चलिए, हमारे साथ दानिश कनेरिया, पूर्व लेग स्पिनर पाकिस्तान, और अहमद कुरैशी इस समय जुड़ चुके हैं। दानिश भाई, रोमांचक जीत, और इस जीत में जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन नवाज और रिजवान की साझेदारी का था, उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी का भी रहा, और खासतौर से अर्शदीप का वो कैच। बिल्कुल। नमस्कार सभी को। राउंड 2 थ्रिलर, और डेफिनेटली आज क्योंकि बाबर आजम के ऊपर काफी रिलाय करते हैं, लेकिन रिजवान हमेशा से, मैंने आपके भी शो में लास्ट टाइम कहा था कि रिजवान इज एन एक्स फैक्टर। रिजवान एक ऐसा प्लेयर है, और जिस तरह की वो बैटिंग करता है, ही इज अ फाइटर। और जिस तरह उसको इंजरी हो गई थी नी के ऊपर, उसको आपने देखा काफी लोड आ गया था, लेकिन उसके बावजूद उस लड़के ने जो है आज कमाल की बल्लेबाजी की। नवाज ने कमाल की बल्लेबाजी की। और जहां आपने इंडिया की तरफ बात की, कैचेस छूटते, इट वाज अ बैड डे फॉर हर्षदीप, ड्रॉपिंग अ वेरी वाइटल कैच ऑफ आसिफ अली। लेकिन दूसरी तरफ फकर जमान ने भी आखिरी 2 गेंदों पे मिस फील्डिंग करके कैच छोड़ के जो है 8 रन दे दिए थे, वहां पर अपना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जहां पर बॉलिंग की बात है, फ्रॉम द डे 1 आपको शायद पता होगा, मैंने कहा था कि बिश्नोई जो है ही विल बी अ डेंजर बॉलर। वो एक लेके आएगा, फैक्टर लेके आएगा। देखे आज उसको खिलाया। युवी चहल का वो रिदम नहीं आ रहा, वो रिदम से बॉल नहीं कर रहे, उनकी बॉलिंग में वो अपना बाइट नहीं आ रही है। आई थिंक अभी देखे प्लान करना है, अश्विन बाहर बैठा हुआ है, अश्विन को लेके आ सकते हैं, क्योंकि बिश्नोई ऐसी कंडीशंस पे, इन विकेटों पे बड़ा मुश्किल बॉलर है खेलना।
इट्स नॉट इजी यार। पहला मैच खेल रहा है पाकिस्तान के सामने, आखिरी के ओवर में आके बॉलिंग करना और वहां पर फिर 6 रन का ओवर करना, इट्स नॉट दैट इजी। बिग गेम, बिग प्लेटफॉर्म। और फिर हार्दिक पांड्या की जिस तरह बॉलिंग थी, पीछे बैक ऑफ लाइन पे बॉलिंग की, आई थिंक ओवरऑल इंडिया पूरे टाइम पे मैच में था। आराम से लग रहा था जब इंडिया का बैटिंग आगाज हुआ तो ऐसा लगा कि यार आज इंडिया 200 करेगा। लेकिन जो बीच में जो ब्रेक मारा है, जहां शादाब और नवाज ने ब्रेक मारा है और इंडियन बैटिंग, बहुत बड़ी बैटिंग खिलाई थी, लंबी बैटिंग, दीपक हुडा के बाद हार्दिक पांड्या, मतलब इतनी बड़ी बैटिंग। लेकिन ये बैटिंग लाइनअप को 200 करना था। इट्स ग्रेट टू सी विराट विद हिज प्लेयर, मतलब क्या प्लेयर है वो, वर्ल्ड क्लास के, उसकी फॉर्म आ गई है। मैंने कहा था कि अगर ये लड़का इस टूर्नामेंट में शुरू हो गया तो अभी इसका कैरियर और मजीद जाएगा, अभी ये रनों के अंबार लगाना शुरू कर देगा, बिकॉज विराट इज इन प्राइम फॉर्म में आ चुका है और इट्स अ गुड न्यूज। दानिश भाई, इंडिया की बैटिंग भी आगे बात करेंगे। हमारे साथ अहमद कुरैशी भी इस समय जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। अहमद भाई, बराबरी हो गई 1-1 की अब एशिया कप में, और किसका बड़ा हाथ देख रहे हैं? हमने 20 रन कम बनाए या पाकिस्तान ने जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों की पिटाई की अंतिम के ओवर्स में, उसकी वजह से वो जीते? राजीव, जिस तरह से आप लोगों ने आगाज में हमारा फेंटा लगाया है, उससे तो यही लग रहा था कि आज बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो आखिरी 10 ओवर हैं, खासतौर पे जो आखिरी 6-7 ओवर हैं, उनमें अच्छा कमबैक हुआ। और मैं जो आप पूछ रहे थे, एक एक्स फैक्टर, आपका कहने का मतलब था कि किसको देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में वो मोहम्मद नवाज का ऊपर आना, क्योंकि यूजुअली वो 6-7वें नंबर पे आते हैं, आज उनका नंबर 4 पे आना और 19-20 बॉलों पे 42 रन स्कोर करना, आई थिंक कि T20 में जो है वो इस तरह की इनिंग्स, इस तरह की एक ऐसी इनिंग्स जो कि इम्पैक्ट छोड़ती है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और आई थिंक कि वो एक ऐसा मोमेंट था कि जिसने सारे मैच को बनाया। उसके बाद अगर बात करें मोहम्मद रिजवान और नवाज जिस तरह से आउट हुए, एकदम से सारा प्रेशर पाकिस्तान की तरफ आ गया। इवन के आखिरी जब 3-4 बॉल्स रहती थी तो मुझे भी जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा। फिर जब 2 पे 2 रह गया तो यही लग रहा था कि शायद हो सकता है सुपर ओवर में चला जाए। लेकिन अच्छी बात है, देखें राजीव के ये जो 1-1 का बराबरी हुई है ना, इसने और इंटरेस्टिंग बना दिया इस पूरे एशिया कप को। खासतौर पे पाकिस्तान और इंडिया की जो अब तक की जर्नी है और आने वाली जो जर्नी है, खासतौर पे जो आने वाली जर्नी है, उसको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बना दिया और इंटरेस्टिंग बना दिया। तो अब तो पाकिस्तान के लिए काफी हद तक आसानी इस वजह से हो गई है, क्योंकि अब श्रीलंका और अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक भी मैच जीत गए तो इंशाल्लाह फाइनल में चले जाएंगे। और उम्मीद है कि फाइनल में अगेन इंडिया के साथ ही हमारा सामना है। बिल्कुल अहमद भाई, इस बात का डर है अब कि तुक्का ना चल जाए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की हम सब उम्मीद कर रहे थे कि फाइनल में जरूर वो टकराएंगे। अब तीसरी बार जो निर्णायक होगा इस एशिया कप में, लेकिन अब 2 मैच आपको बैक टू बैक जीतने पड़ेंगे। लेकिन रितेंद्र, दीपक हुड्डा से एक ओवर भी गेंदबाजी ना कराना, आप 6 बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे ले आए, उनसे गेंदबाजी नहीं कराई गई। कैसे आप देखते हैं 6 बॉलिंग ऑप्शन को? अगर हार्दिक पांड्या तो आप यूज होते हैं, दीपक हुड्डा है तो नहीं करेंगे आप यूज? लुक, देखिए राजीव, यहाँ पे बहुत डिबेटेबल है। अगर हम बात करते हैं दीपक हुड्डा, देखिए वो फोर्स्ड चेंज था दीपक हुड्डा का खेलना, जो कि आपके पास सीमर अवेलेबल नहीं था। देखिए बेस्ट तो ये होता कि चौथा सीमर हार्दिक होते और एक फ्रंटलाइन सीमर बॉलिंग कर रहा होता। और देखिए यहाँ पे मे बी इट्स अर्ली डेज, आज कमी हमें एक एक्सपीरियंस बॉलर की यहाँ दिखी है। जब भारतीय टीम को मार पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है, यू नीड समबडी हु हैज एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। तो मोहम्मद शमी, राजीव एक शो में हमने बहुत उनकी बात की थी, हो सकता है कहीं ना कहीं वो स्कीम ऑफ थिंग्स में आए। और हुड्डा कुड हैव बीन अ गुड लिंक, कुड हैव बीन अ वीक लिंक, तो उनको बॉलिंग करवाते शायद कुछ हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक कार्डिनल एरर जो भारत ने किया, देखिए रिजवान आप जानते हैं कि उनको चोट लगी है जब वो कीपिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो मेरा 10 से 12 2 रन भागे। तो आपको अपनी फील्ड को कहीं ना कहीं डीप जो फील्डर होते हैं वो 10 यार्ड अंदर भी रह सकते थे, वहां पे प्रेशर डालते, उनको 2 रन ना लेने देते, प्रेशर और बढ़ता। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं हुआ। तो बहुत कुछ सोचने वाला है। रोहित शर्मा बहुत बातचीत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जीत के जबड़े से यहाँ पे भारत ने हार हासिल की है, तो आई एम श्योर दिस इज समथिंग टू पॉन्डर, इंट्रोस्पेक्ट। क्योंकि देखिए हार जीत चलती रहती है, बट अगर आप ऐसे मैच हारते हैं तो चिंता तो होती है। तो चलिए आपको जरा आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि भारतीय टीम
कहां पर, यानी कि मैच के किस फेज में आगे चल रही थी, कहां से पाकिस्तान ने मैच में कवर किया, यानी कि भारत के बराबर पहुंचे, और अंतिम के ओवर्स में कैसे भारतीय टीम ने मुकाबला जीत लिया। तो चलिए, क्योंकि ये आंकड़े बड़े कुछ इंटरेस्टिंग है जो हम यहाँ पर चलाएंगे और आप उसको देखकर समझ जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर मैच पलटा। 1 से 6 ओवर में पाकिस्तान ने 44 बनाए, यहाँ पर भारत आगे था। 7 से 12 ओवर में पाकिस्तान आगे निकला, उन्होंने 52 रन बनाए। फिर 12 से 16 ओवर की बात करें तो फिर पाकिस्तान आगे निकला, उन्होंने 43 रन बनाए। और 16 से 20 ओवर में, यानी कि पहले 6 ओवर में सिर्फ भारतीय टीम आगे थी, उसके बाद लगातार पाकिस्तान ने अंकुश रखा भारतीय गेंदबाजों पे, और नतीजा ये कि वो ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह का स्टार्ट मिला था भारत को, वो क्यों नहीं कन्वर्ट किया गया रेगुलर इंटरवल्स में, कैसे भारतीय टीम ने अपनी पकड़ को खोया। सबा भाई, आपको भी लगता है अच्छी स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए हम, 15-20 रन शॉर्ट रह गए एक ऐसी पिच पे जहां पर शायद आइडियली पहले के मैचों से ज्यादा अपेक्षा था रन बनाने की, इजी था थोड़ा रन बनाना। हाँ, जिस तरह का शुरुआत आपको मिली थी राजीव, वहाँ पर आपको निश्चित रूप से और रन बनाने चाहिए थे। इसीलिए मिडिल के जो ओवर्स हैं बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं, और वो 2 स्पिनर्स शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ ने अच्छी गेंदबाजी की, और अच्छी गेंदबाजी इस वजह से भी हुई कि भारत के पावर प्ले के बाद भी विकेट गिरते गए, और केएल राहुल आउट हो गए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव अच्छी शुरुआत मिली, और वो स्वीप करने के चक्कर में आउट हो गए। उसके बाद 2 आपके पावर स्ट्राइकर्स ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का विकेट बहुत जल्दी गिर गया। हालत तो ये हो गई थी कि 15वें ओवर के शुरुआत में दीपक हुडा नंबर 7 पर आए बल्लेबाजी करने के लिए, तब तक भारत 5 विकेट खो चुका था। वो तो अच्छा रहा भारत के लिए कि विराट कोहली तब भी क्रीज पर मौजूद थे, जिसकी वजह से भारत ने करीब 181 रन का टारगेट सेट किया, नहीं तो और परेशानी हो जाती। तो जो मिडिल ओवर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहाँ पर अगर आप विकेट गवा देंगे तो फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बड़ा बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि आज भारत को रियलाइज़ हुआ होगा। राजकुमार सर, अगर हम पूरे मैच के हाईलाइट की बात करें तो एक बार फिर विराट कोहली के इर्द गिर्द भारतीय पारी घूमती नजर आई। लगातार बैक टू बैक दूसरा अर्धशतक लगाया विराट ने। जी हाँ, आज अच्छी बल्लेबाजी की और वापस अपने रिदम में दिख रहे हैं वो। जिस तरह से टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से ही पहले मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उसके बाद हांगकांग के खिलाफ अच्छी बैटिंग हुई, और आज मुझे लगता है कि उन दोनों मैचेस से भी बेटर आज विराट ने बैटिंग की और काफ़ी जिम्मेदारी से और बड़ी ऑथेंटिसिटी से बल्लेबाजी कर रहे थे। अच्छा मिडल कर रहे थे, अच्छे निक में नज़र आ रहे थे, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनके आसपास ही रिवॉल्व कर रही थी भारतीय बैटिंग। जब शुरुआत बहुत अच्छी मिली भारत को रोहित और राहुल के रूप में, लेकिन उसके बाद जब वो आउट हो गए तो उसके बाद विराट के अलावा कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा देर तक टिका नहीं उनके साथ, और रेगुलर इंटरवल पे विकेट गिरते रहे, जिस वजह से भारत शायद, जैसे सबा ने भी कहा, कि शायद 15-20 रन शॉर्ट रह गया। अगर यहाँ पर स्कोर 200 के करीब होता तो शायद पाकिस्तान के लिए और बड़ी चुनौती होती, और इस इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी के साथ शायद तब भी हम भारत मैच जीत सकता था। बिल्कुल। और दानिश भाई, क्या पॉजिटिव आप देख रहे हैं भारत के लिए? रोहित शर्मा और के राहुल ने जिस तरह का स्टार्ट दिया, लगभग 5.1 गेंद पे 51 रन बना दिए थे, या विराट कोहली के अर्धशतक को आप एक भारतीय टीम के लिए पॉजिटिव मान रहे हैं, उनका फॉर्म में लौटना इस एशिया कप के लिहाज से भी और वर्ल्ड कप के लिहाज से भी, क्या पॉजिटिव आप देख पा रहे हैं भारतीय टीम के लिए? जो आज जो है देखने को मिली, रोहित शर्मा और केएल राहुल ने जिस तरह से अटैक किया पाकिस्तानी बॉलर्स पे, अटैक करके उनको बैकफुट पे लाने की कोशिश की। अच्छा अटैक, उनको पता था कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया ने खेलना शुरू कर दिया वो ये है कि वी हैव टू गो फ्रॉम द स्टार्ट। हमारी बैटिंग बहुत बड़ी है तो हमें लंबा मतलब जाना है, क्योंकि हमारी पीछे से बैटिंग संभाल लेगी। तो एक तो ये पॉजिटिव साइन है। दूसरा, विराट का डेफिनेटली प्लस पॉइंट है कि विराट फॉर्म में आ गए और फॉर्म में बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। और आज जैसे आपने अभी कहा कि जिस तरह विराट के इर्द गिर्द पूरी इंडियन बैटिंग जो है लाइनअप बैटिंग करी, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन जो एक चीज मुझे वरी की लगी कि ऋषभ पंत का जो T20 का रहा है, ठीक है, इंडिया के पास मिडल में कोई लेफ्ट हैंडर भी नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के पास आप देखें कि नवाज आ जाता है या तो फिर खुशदिल शाह आ जाता है, फकर जमान है, तो जो इंडिया के पास लेग स्पिनर है, आज देखे 2 लेग स्पिनर यहाँ पर मे भी शायद बिश्नोई और रविचंद्रन अश्विन को जा सकते। दीपक हुडा से बॉल नहीं करवाए जब खुशदिल शाह बैटिंग कर रहा था, जब अपना जो है लेफ्ट हैंडेड, जब मोहम्मद नवाज जब फास्ट बॉलर्स के ऊपर हावी हो रहा था, उस स्पिनर्स को मार रहा था, वहां पर फॉर अ वेराइटी वहां पर आप लेके नहीं आए दीपक हुडा को, एक ऑफ स्पिनर को।
अगेंस्ट दी ब्रेक खेलने वाला, कि उसको खेलता कहीं ना कहीं कुछ होता। तो ये है। और लेकिन पॉजिटिव तो डेफिनेटली ये है कि ओपनिंग का जो स्टैंड था बहुत ही बढ़िया था सामने वाली टीम को बैकफुट करने के लिए, और फिर उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स पे विकेटें गिरी। दैट्स व्हाई इंडियन कुड नॉट गेट 200 का मार्क। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर विराट ने वो रन्स नहीं किए होते तो इंडिया मस्ट बी स्ट्रगलिंग विद 150 ऑड रन। बिल्कुल। अब अहमद भाई, आप किस तरह से देख रहे हैं भारतीय टीम बल्लेबाजी में? अगर हम पॉजिटिव की बात करें, पाकिस्तान के इनएक्सपीरियंस गेंदबाज थे जिसके अगेंस्ट विराट का एक्सपीरियंस बहुत काम आया। इसके उलट हमने देखा पाकिस्तान के इनएक्सपीरियंस जो बल्लेबाज थे उन्होंने भुवनेश्वर कुमार जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाजों की पिटाई की और मैच को पलट दिया। क्या ये दो बड़ी चीजें निकलकर आप देख पा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के इस मैच से? देखें राजीव, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया का जो स्टार्ट था वो तो आउटस्टैंडिंग था, लेकिन फिर जब विकेटें गिरनी शुरू हो गई, आई थिंक कि विराट को मैं देखता रहता हूँ कि अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो काफी स्लो खेल रहे हैं या जो है वो बाउंड्रीज के लिए ज्यादा नहीं जाते। मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी समझदारी से विराट खेलते हैं, क्योंकि अगर विराट भी जल्दबाजी करनी शुरू कर दें तो फिर तो मेरे ख्याल में, जैसे अभी दानिश भाई ने कहा कि 150 से भी शायद आप लोग नीचे जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते। बिल्कुल पाकिस्तान के जो इनएक्सपीरियंस बॉलर थे उनकी कुछ ऐसी गलतियां भी हैं। देखें, जीत का मतलब ये नहीं होता कि आपने मिस्टेक्स नहीं की, ठीक है, आपने मिस्टेक्स की तभी जो है आपको इतना ज्यादा जो है वो स्कोर पड़ा। और बाकी जो पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जी 200 तक जाना चाहिए था, बिल्कुल जैसा स्टार्ट था उस हिसाब से तो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि T20 क्रिकेट में खास तौर पे जो यूएई में अभी रिसेंट पास में हमने क्रिकेट होते हुए देखी है, उसमें 180 प्लस स्कोर कोई बुरा स्कोर है, अच्छा खासा स्कोर था, सेफ स्कोर था। सिर्फ आप लोगों की जो फील्डिंग थी, फील्ड प्लेसमेंट में कुछ चीजें नजर आई ऐसी कि जो कुछ गलतियां नजर आई। उसके अलावा बॉलिंग, अब हुडा से ओवर ना करवाना, उसके बाद फिर युजवेंद्र चहल का जो ओवर गया वो बहुत एक्सपेंसिव गया। ये कुछ आज चीजें थी कि देखें, अब T20 में राजीव, आप अगर एक ओवर ही आपकी गेम चेंज कर देता है, अगर एक ओवर में आपने रन लीड कर दिए तो आप समझ ले कि मैच आपके हाथ से निकल गया। और इसी तरह एक ओवर में आपने अगर स्कोर कर दिया 15 रन 16 रन कर दिए तो इसका मतलब है आपने मैच अपने हाथ में ले लिया। तो यही चीज है जो इंडिया से कुछ आज मिस्टेक्स हुई हैं। बिल्कुल। और चलिए इसमें अहमद भाई, इसमें जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, इसमें सबा भाई, राजकुमार सर और रितेंद्र के साथ दानिश भाई, इनका भी एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। सबा भाई, क्या मिडिल ओवर्स में ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या का कंट्रीब्यूशन ना होना और शादाब और नवाज ने जिस तरह की गेंदबाजी की, बड़ा फर्क डाल गया इस पूरे मैच में? हाँ, इसी के बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं राजीव के। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेल रहा दोनों ही स्पिनर्स का। 4-4 ओवर इतने किफ़ायती ढंग से डालना, वहाँ पर विकेट लेना और एक तरह से ब्रेक लगा देना उस स्कोरिंग रेट पर, वो बहुत बड़ा काम किया दोनों स्पिनर्स ने, जो कि हमारे स्पिनर्स कर नहीं पाए, विशेष करके यूजी चहल। उसके साथ साथ रेगुलर इंटरवल्स से विकेट लेना, बहुत ज़्यादा हम लोग भरोसा था हमें कि हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत रन्स बनाएंगे, उसके बाद दीपक हुडा आकर बोल्स्टर करेंगे इनिंग्स को, वो हो नहीं पाया। विराट कोहली को जिस प्रकार का रोल करना था, जिस प्रकार की बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, वही बल्लेबाजी उन्होंने इस मैच में भी की है, पर दूसरे छोर से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो विराट कोहली को मिला नहीं, जिसके वजह से भारत बड़ा स्कोर खड़ा कर नहीं पाया। क्रिटिकल मोमेंट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको अपने कब्जे में लेना, जो भारत कर नहीं पाया, चाहे वो कैच का ड्रॉप होना या फिर यूजी चहल का ओवर बहुत ज़्यादा महंगा होना या 19वें ओवर में भुवनेश्वर इतने ज़्यादा रन उन्होंने कंसीड कर लिए। ये इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थे जहाँ पर भारत थोड़ा बहुत स्लिप अप कर गया। एक दिन के बाद ही अब आपको अगला मैच खेलना है रितेंद्र। अगर आवेश खान फिट नहीं हुए, ये प्रॉब्लम आपको लग रहा है परसिस्ट कर सकती है भारतीय टीम के लिए आगे? देखिए राजीव, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आपके पास विकल्प नहीं है। आप विकल्प लेके कहां से आएंगे? यू अगेन हैव टू गेट बैक टू दीपक हुडा। आपके पास बॉलिंग क्रम में फास्ट बॉलर है ही नहीं है। और यहाँ पे एक दानिश ने बात की जो मैं एलैबोरेट करना चाहूंगा राजीव। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि अगर हम बात करें बिश्नोई की, टॉप क्लास बॉलर हैं। और अगर चहल की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर चहल की जगह अश्विन को खिलाया जाए तो राजीव देखिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी ज्यादा दिन बाकी नहीं है और भारतीय टीम इस समय उस अनसर्टेनिटी में नहीं जाना चाहती जहां पे दे कम इनटू ट्राइंग एक्सपेरिमेंटेशन मोड अगेन। क्या अर्शदीप, क्या आवेश खान आपके ऑस्ट्रेलिया में बॉलर हैं? क्या आप शमी के बिना वहां जा सकते हैं? क्या चहल या बिश्नोई आपके ऑस्ट्रेलिया में टॉप क्लास बॉलर है? क्या आप अश्विन को लेके आएंगे? तो ये सब चीजें आपको अब एशिया कप में एड्रेस करनी है, आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एड्रेस करनी है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। तो सो लॉट टू पॉन्डर फॉर टीम इंडिया। दानिश भाई, आप कैसे देख रहे हैं? अब
भारतीय टीम के लिए थोड़ी मुश्किल देख रहे हैं आप? 2 बैक टू बैक मैचेस जीतने हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत हल्की क्रिकेट खेल रही है श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो राजीव क्योंकि श्रीलंका जिस तरह आपने 2 मैचेस जीता है, अफगानिस्तान वी ऑल नो कुछ भी कर सकती है ऑन गिवन डे, वो भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। ऐसा नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही राइट ऑफ कर सकते हो। पाकिस्तान ने भी आज अच्छा खेला, लेकिन पाकिस्तान भी उनके साथ खेलेगा। लेकिन यह है कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों मैच जीतना। जैसे आपने बात की आवेश खान की इंजरी को लेके, तो देखिए मोहम्मद शमी, मैं शुरू से कह रहा था, आज भी सब बात कर रहे थे और हितेंद्र भी बात कर रहे थे सारे, कि मोहम्मद शमी यू नीड एक्सपीरियंस बॉलर, यू नीड अ गाय टू बॉल इन बिटवीन टू टेक विकेट्स। आपके पास कोई विकेट लेने वाला बीच में कोई बॉलर नहीं है। दैट्स व्हाई वो स्ट्रगल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आप देखें कि आप एंडिंग में जाके बिल्कुल मैच हाथ से निकलता हुआ जाता है, रन्स लीक हो जाते हैं, रन्स लीक हो जा रहे हैं। वहां पर आपको ऐसा बॉलर चाहिए बीच के अंदर के जहां पर अपना एक्सपीरियंस यूज करके विकेटें निकाल सके। देखिए अगर आज विकेटें निकलती रेगुलर बेसिस पे, कोई वैरायटी होती, यूवी चहल का सबसे बड़ा जो इशू जो आ रहा है एज अ बीइंग अ लेग स्पिनर, कि उसकी वो ड्रिफ्ट नहीं आ रही है, वो बॉल में बाइट नहीं आ रही है, ही इज गेटिंग नो टर्न, वो टर्न नहीं आ रही है क्योंकि उसकी बॉडी नहीं लग रही है, उसकी बॉडी नहीं लग रही, तो ही इज नॉट गेटिंग दैट बाइट, दैट बाउंस ही यूज्ड टू गेट। और बिश्नोई है इज टोटली डिफरेंट बॉलर, तो वो तेज करता है दुबई की डेड ट्रैकों के ऊपर। इस तरह की स्लगिश टाइप की विकेट होती है जहां पर बॉल थोड़ा कभी आ जाता है कभी नहीं आता है, वहां पर बिश्नोई कामयाब बनता है। लेकिन अभी यहाँ पर सबसे बड़ा जो इंडिया के लिए मसला बन गया है, देखिए खुद ही किया ना मसला, कि आपको पता था कि हर्षल पटेल नहीं है, बुमराह नहीं है, तो आपने आवेश को डाल दिया। आपको एक्सपीरियंस डालना था, मोहम्मद शमी एक्सपीरियंस, दानिश भाई, तो आपने वहां डालना था। जी बिल्कुल, आपको रोक इसलिए रहे हैं क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है और हमें वाइंड अप करना है। लेकिन वाइंड अप आप सभी को शुक्रिया कहते हुए हम कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई आपका, अहमद भाई आपका, रितेंद्र, राजकुमार सर और सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बात तो तय है कि भारतीय गेंदबाजी में लूप होल नजर आया और खासतौर से तब जब चौथा बॉलिंग ऑप्शन आपके साथ टीम में नहीं है, यानी कि 3 सिर्फ तेज गेंदबाज हैं, उनमें से अगर आवेश खान फिट नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और एक दिन के बाद श्रीलंका के खिलाफ आपको मैच खेलना है और आवेश खान अगर फिट नहीं हुए तो भारतीय गेंदबाजी थोड़ी आपको कमजोर नजर आएगी, जिसकी झलक हमें पाकिस्तान के खिलाफ मैच में देखने को मिली और एक क्लोज मुकाबला हम पाकिस्तान से हार गए। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।